ज्योग्राफी क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है और आज हम भारत के भूगोल में करने जा रहे हैं हिमालय के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या इतिहास है वह हमने किया। आज हम करने जा रहे हैं हिमालय के जो वर्गीकरण है, हिमालय को कितने आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो वर्गीकरण का। वर्गीकरण को अभी मैं बताऊँगा किस-किस तरीके से करना है। इसके बाद हो गया उस वर्गीकरण के अंदर इम्पोर्टेंट है कि मान हिमालय का जो ऊंचाई का वर्गीकरण है उस आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखते हैं आज सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में ही करें। तो जो वर्गीकरण है इसको हम ऐसे विभाजित कर सकते हैं। उसको एक तो हम करें कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं इसको किस-किस नाम से, जैसे पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। फिर दूसरा वर्गीकरण हम जो करेंगे हिमालय का, वह करेंगे दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार से हो गया कि जैसे पश्चिमी हिमालय, इससे संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आया यूपीएससी में वह भी मैं बताऊंगा। फिर हो गया मध्य हिमालय, तीसरा जो है उसे कहते हैं पूर्वी हिमालय। तीसरा जो वर्गीकरण है वह है ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर इसके अंतर्गत फिर 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाता है महान हिमालय, दूसरा कहलाता है लघु या मध्य हिमालय, तीसरा कहलाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए फिलहाल सारांश में ही देख लेते हैं। इसके अलावा जो वर्गीकरण है वह है कि पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय। यह वर्गीकरण इस रूप में है कि भारत के उत्तर पूर्व जो स्थिति है, यानी कि जो हिमालय है, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा भी था कि हिमालय जो है यह दक्षिण के अंदर अचानक जो है ये ऐसे मुड़ जाता है, तीव्र मोड़ पर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, जो म्यांमार और भारत की सीमा पर या भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, इसी को कहते हैं पूर्वांचल। तो इसके बारे में भी हमें अलग से करना ही होगा, कौन कौन सी नाम आएंगे वो मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, भारत की पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है ये। और जो लास्ट हो गया वह हो गया जिसे कहते हैं पार हिमालय, इसे कहते हैं पार हिमालय। ये पार हिमालय जो है वह हिस्सा हो गया जिसके अंतर्गत आते हैं काराकोरम, दूसरा हो गया जिसके अंतर्गत कैलाश पर्वत, तीसरा है लद्दाख श्रेणी, और कुछ जगह पर इस जास्कर को भी इसी श्रेणी में शामिल करते हैं। और कुछ जगह यानी कि भूगोलविद जो है इस बात को लेकर एक मत नहीं है कि जास्कर को हम उत्तर
या पार हिमालय में करें या कुछ इसको हिमालय का अंश भी मानते हैं। तो उस विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट होगी वह जरूर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, मैं इसको एक जगह पर आपको, ताकि एक जगह आप पढ़ सको। तो ये हमने वर्गीकरण किया है। तो हमारे चैप्टर के अंदर ये सारे आधार हैं जिसको हमें करना होगा, और इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है परीक्षाओं में वह किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो हम इसी आधार पर करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसको अलग। आज जो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में हम इन 3 हिस्सों को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या बिंदु है हमारे। तो सबसे पहले जो है ये दे रखा है प्रादेशिक आधार पर। तो जो प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण है, प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक हम इसको नाम कर देते हैं, और जब मैं कह रहा हूं वर्गीकरण कर रहे हैं तो इस वर्गीकरण का आधार क्या होगा वह देखते हैं। तो यहां पर रखते हैं। यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, खास तौर से एसएससी के एग्जाम में। तो उस संबंध में ही हम लोग इस नाम को पढ़ेंगे, और वही हमारा आधार भी होगा। इसको हम 4 भागों के अंदर पहले ही वर्गीकृत कर देते हैं। एक भाग हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हिस्सा हो गया, और फिर ये आखिरी में नीचे की तरफ कर देते हैं, ये हमारा चौथा भाग। इसको करते हैं। तो यहाँ प्रादेशिक नाम कर दिया हमने, और यहाँ पर लिखते हैं नदियां। जिन नदियों के मध्य ये हम नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो नाम लिखते हैं वह करते हैं पंजाब हिमालय। यहां पर मैं छोड़ दूं, पंजाब हिमालय जो है 2 नदियों के बीच होगा। एक तो सिंधु नदी, सिंधु, और नीचे की तरफ जो आएंगे सतलुज। यहां देखिए आप, यहां पर जो नदी है ये है सिंधु नदी। ये इस तरीके से भारत में प्रवेश करेगी, और फिर आगे चलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। यहां हो गया। तो ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के पास से ही एक अन्य नदी भारत में प्रवेश करती है, इसका नाम है सतलुज। तो यहां पर सतलुज, और यहां पर सिंधु, इसके बीच का जो हिमालय है ये वाला, इसी को हमने नाम दिया है पंजाब हिमालय। यह हो गया पंजाब। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा जो नाम है वह हो गया कुमायूं हिमालय। इसके अंतर्गत जो नदियां आएंगी वह कौन सी है, तो दूसरी जो नदी थी उसे पहले लिखेंगे, सतलुज। ये एसएससी में 2 बार क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदी। अब यहां पर देखिए, जहां आप देख रहे हैं इसको मैं इस तरीके से, ये नदी जो है ये नदी है काली नदी। ये काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में बहती है। तो ये बीच का जो हिस्सा हो गया ये वाला, और कुमायूं का जो क्षेत्र है, मैं ऊपर ही बनाता हूं, ये जो कुमायूं का क्षेत्र है ये हमारे उत्तराखंड का वो हिस्सा है जो हमारे, जिसमें पिथौरागढ़ आता है। तो जरा मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ, यदि मैं उत्तराखंड के मैप को बनाऊं तो यह कुछ इस तरीके से बनता है। तो उत्तराखंड के अंदर जो
इधर की तरफ जो 7 जिले हैं, ये 7 जिले जिसमें हरिद्वार से लेकर रुड़की, हरिद्वार और उत्तरकाशी ऊपर की तरफ है, इनको तो कहते हैं गढ़वाल। और जो इधर की तरफ 6 जिले हैं, जिसमें नैनीताल से लेकर दक्षिण में और पिथौरागढ़ तक है, इसे कहते हैं कुमायूं। तो सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण है उत्तराखंड का, वो गढ़वाली और कुमायूं है। और यदि आप ध्यान दें तो भारतीय सेना में गढ़वाल रेजिमेंट भी है और कुमायूं रेजिमेंट भी है, तो संभवतः यही नामकरण इसके साथ है। तो ये हो गया हमारा कुमायूं हिमालय। फिर तीसरा नंबर जो आएगा, यह तीसरा नंबर, वो आ गया नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय शुरू होगा काली नदी से और जाएगा तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी का जो उपनाम है वो है, इसे कहते हैं सिक्किम की जीवन रेखा। तो यदि यहाँ पर एक नदी की हम जिक्र करें, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस तरीके से भारत में प्रवेश करके और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे कहते हैं तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी है, ये इस तरीके से हमारे सिक्किम राज्य से निकलकर और उत्तर बंगाल में होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी गिराती है। इसी को कहते हैं तीस्ता नदी। तो ये जो नदी है इसे तीस्ता नदी कहते हैं। और बीच में पड़ गया नेपाल। तो ये जो सारा का सारा हिस्सा है, और हमने ये पढ़ा था कि ये वाला जो है ये है काली नदी, काली नदी जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी, जिसको हमने कहा उत्तर बंगाल एवं सिक्किम की जीवन रेखा, इन दोनों के बीच में जो ये हिमालय, इसी को कहते हैं नेपाल हिमालय। और जो चौथा नंबर आएगा, ये चौथा नंबर ये है असम हिमालय। असम हिमालय पड़ेगा ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी। तो पहले लिख लेते हैं तीस्ता और फिर है ब्रह्मपुत्र। तो ये स्पष्ट हो गया, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये हिस्सा हो गया जिसको हमने असम हिमालय का नाम दिया। ये 4 प्रादेशिक वर्गीकरण हो गए। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला, वो है पूर्वी, पश्चिमी और मध्य हिमालय। तो अगला वर्गीकरण है दिशा आधारित। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं तो इसलिए मैं इसको वर्गीकृत कर देता हूं इस तरीके से, ताकि हम समझ सके बेहतर रूप से और प्रश्नों के जो कठिन प्रश्न आते हैं उनके उत्तर दे पाए। तो एक तो हमने कहा पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय के बारे में यह पॉइंट है कि पश्चिमी हिमालय जो है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई वह अधिक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर तक। हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी हिमालय की तुलना में, और ये जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक चौड़ी है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो पश्चिमी हिमालय जो है अधिक चौड़ी या अधिक चौड़ा है। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है, यहां पर वृक्ष और जैव विविधता
जैव विविध कम है। किसकी तुलना में? पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कारण कम वर्षा। तो जरा देख लें इसको। यहां पर है, जब हम पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी हिमालय जो है कहां पर है? ये जो नदी हमने पढ़ी थी, काली नदी और सिंधु नदी, इनके बीच में है पश्चिमी हिमालय। ये हो गया पश्चिमी हिमालय, ये सारा का सारा पश्चिम। तो यहां पर हम कह रहे हैं चौड़ाई तो अधिक है लेकिन इसमें तुलनात्मक जैव विविधता कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यदि हम बात करें मानसून की हवाओं की, तो देखिए मानसून जो है वह इस प्रकार से प्रवेश करता है। मैं इसको तो यहीं रखें। हाँ जी। तो यदि हम देखें तो मानसून जो है भारत में इस तरीके से प्रवेश करता है, यानी कि दक्षिण की दिशा से। तो और नीचे की तरफ जो है, और इस मानसून की जो नम हवाएं हैं वह जल ग्रहण कर रही हैं इधर की तरफ तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम के अंदर है अरब सागर। यहां से नमी प्राप्त करके ये हवाएं अपना जल त्याग देती हैं वर्षा के रूप में इन हिस्सों में। तो जैसे जैसे हम यहाँ से दूरी बढ़ाएंगे, जैसे अरब सागर से दूरी, तो वैसे वैसे हम देखेंगे इधर की तरफ जो है दूरी वह ज्यादा है। किसकी तुलना में? यदि हम जलीय क्षेत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी जो है वह अधिक निकट है। तो इसलिए ये हिस्से जो हैं जिसको हम पूर्वी हिमालय कहते हैं, उस पूर्वी हिमालय की नजदीकी जो है बंगाल की खाड़ी से होने के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो वर्षा है वह तुलनात्मक कम होती है, जिसकी वजह से वृक्षों की जो वृद्धि है या वृक्षों की जो उत्पादकता है वो कम होती है। इसीलिए जहाँ पर वन कम होंगे वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जीव जंतुओं की संख्या भी कम होती है। एक चीज। दूसरा क्या है कि यहां से तो हम केवल इस मानसून की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं गर्मी का मानसून। तो गर्मी का जो मानसून है वह दोनों जगह वर्षा लाता है, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी। परंतु ये हिस्सा जो है जब सर्दी का मानसून होता आता है, यानी कि लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तो लौटते हुए मानसून से भी इस क्षेत्र में वर्षण प्राप्त होता है। तो यानी कि ये पूर्वी हिमालय जो है वह न केवल गर्मी के मानसून बल्कि यह लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए इस हिस्से में जैव विविधता अधिक है। अब इस बात पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा यह है कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के बीच में क्या भिन्नता है। तो यहां हो गया हमारा कारण क्या रहा? ये कारण हमने कहा कि इस हिस्से में वर्षा कम हो रही है। और इसकी स्थिति क्या है? इसकी जो स्थिति वह किन दो नदियों के बीच में है? तो इसे हमने कहा कि यह काली नदी और सिंधु नदी के मध्य, और सिंधु नदी के मध्य स्थित के मध्य। यह हो गया। इसके बाद देखते हैं जो दूसरा हिस्सा है हिमालय का, जिसे कहते हैं मध्य हिमालय। तो दूसरे भाग पे चलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो पड़ेगा वह भारत में न पड़कर वह नेपाल में है। तो इसकी स्थिति देखकर हम अंदाजा लगा लेंगे। स्थिति है
इसमें नेपाल में। अर्थात हम कह सकते हैं कि काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य, नदी के मध्य यहां पर हम संसार की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में जानते हैं कि यहां पर मिलती है। तो यहाँ की महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि माउंट एवरेस्ट समेत संसार की सर्वोच्च चोटियां, जो अधिकांश है, सर्वोच्च पर्वत चोटियां यहां पर स्थित है, चोटियां यहां स्थित है। बस K2 को छोड़ दीजिए जो कि काराकोरम में है। उसके अलावा यानी कि संसार की 10 सबसे ऊंची चोटियों में एक चोटी को छोड़ दीजिए जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, बाकी 9 चोटियां जो हैं वो हमें इसी क्षेत्र में मिलती है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरा जो भाग है वह भाग है हमारा पूर्वी हिमालय, जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में आया। तो तीसरा है पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय जो है वही है जो आपने पढ़ा था असम हिमालय, यानी कि इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति होगी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। इसकी विशेषता क्या है भाई? इसकी विशेषता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न है और इसीलिए इसको एक दर्जा दिया गया है जिस दर्जे को कहते हैं ताप स्थल या हॉट स्पॉट। ये एग्जाम में क्वेश्चन है। जैव विविधता, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत समृद्ध, और इसीलिए दर्जा कौन सा मिला हुआ है? तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है जिसको कहते हैं हॉट स्पॉट, जिसको ताप स्थल भी लिख देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, संसार के जो 36 ताप स्थल क्षेत्र है उनमें से एक पूर्वी हिमालय है और ताप स्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर स्थानिक प्रजातियां जो हैं पौधों की वह 15 कम से कम 1500 हो और जहां 70% जो ये जैव विविधता है, अर्थात जो हमारे पेड़ पौधे हैं या वृक्ष हैं वह समाप्त हो चुके हैं, तो उन्हें बचाने के लिए ये दर्जा ताप स्थल का प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन यूपीएससी में था कि पूर्वी हिमालय। अब एक क्वेश्चन और है एग्जाम के अंदर, फिर यूपीएससी में है। वह क्वेश्चन ये है कि इसकी जो चौड़ाई है वह तुलनात्मक हम देखते हैं वह पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम है, 1500 किलोमीटर तक। तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में यह कम चौड़ा है। अब जैव विविधता हमने कहा अधिक है, तो जैव विविधता अधिक होने का कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्षा के बारे में कहेंगे अत्यधिक। और संसार का जो सबसे नम क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, वह भी यहाँ पर है जिसे मौसिनराम कहते हैं। दूसरे नंबर का चेरापूंजी, वो भी मेघालय में। तो इस दृष्टि से देखें तो वर्षा बहुत है, अत्यधिक है। और कहाँ से वर्षा प्राप्त करते हैं? एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे गर्मी का मानसून कहते हैं वहां से, और एक लौटता हुआ मानसून जिसको सर्दी का मानसून भी कह देते हैं, लौटता हुआ मानसून।
यह दोनों से ही वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा प्राप्त होती है। ये हो गया हमारा दूसरा वर्गीकरण। तो हिमालय के जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे वह 3 वर्गीकरण मैंने आपको कहा था आज की वीडियो में होंगे। एक तो प्रादेशिक वर्गीकरण वह हो गया, दूसरा वर्गीकरण हो गया हमारा दिशा के आधार पर वह हो गया, और जो तीसरा वर्गीकरण है वह है ऊंचाई के आधार पर। तो यदि हम हिमालय को ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है ये वर्गीकरण कि यहां पर यदि मैं इसको प्लेन बना दूं और ये देखें इस तरीके से, ऐसे वर्गीकरण हो गया। ये वर्गीकरण ऐसे है कि यदि यहां हम मान लें कि ये हमारा प्रमुख नगर है हरिद्वार, तो यदि हरिद्वार से हम उत्तर की तरफ चलते हैं हिमालय की तरफ को, तो यहाँ से ये पर्वत शुरू होंगे, जिसमें सबसे शुरुआत में हरिद्वार से जब हम चलते हैं देहरादून की तरफ तो शुरुआत में मिलेगा हमें ये शिवालिक। तो यह हो गया शिवालिक। इसके बाद यदि हम देहरादून पहुंच जाए, यहाँ पर है देहरादून। देहरादून के बाद यदि हम फिर चले मसूरी की तरफ को तो यहाँ पड़ जाता है मध्य या लघु हिमालय। उसके बाद यदि हम जाएं गंगोत्री, जहां पर गंगा जल लाते हैं कावड़ के दौरान, तो ये हिस्सा कहलाएगा महान हिमालय। महान हिमालय। इस तरीके से हम ऊंचाई के आधार पर हिमालय को मुख्यतः 3 भागों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं ऊंचाई के आधार पर। यह हमारा वर्गीकरण हो गया। अब इन्हीं के बारे में हमें करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत जो है महान हिमालय से करते हैं, और महान हिमालय के जो अन्य नाम है वह भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आगे हम समझते रहें। महान हिमालय को हम कहते हैं हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री मतलब हो गया बर्फ का स्थान जहाँ सदा बर्फ रहती है, या इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। तो इसके ये 3 वर्गीकरण है, ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। मध्य हिमालय और लघु हिमालय ये 2 ही नाम है। हालांकि स्थानीय तौर पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा। और शिवालिक जो है इसको कहते हैं बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, या फिर इसको शिवालिक भी कहते हैं। ये इनके नामकरण हो गए। अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले महान हिमालय से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर महान हिमालय, तो इस महान हिमालय का जो निर्माण है वह हमने चर्चा करी थी कि महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण तब हुआ कि जब भारत की स्थल मंडलीय प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब ये टक्कर हुई तो इस टक्कर के कारण जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ उसी से भारतीय प्लेट के किनारे पर इस विशाल नवीन मोड़दार पर्वतमाला की निर्माण हुआ। तो महान हिमालय के बारे की संरचना मैं करा चुका हूं। आज हम ये करते हैं कि इसका निर्माण काल क्या है। ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भूगर्भिक दृष्टि से ये कौन सा समय रहता है। तो देखिए एक समय जो आता है उसे इंग्लिश में तो कहते हैं इयोसीन काल, और इसे हिंदी में कहते हैं अधिकाल। ये जो समय है अधिकाल का जो समय होता है यह होता है 3.7 से लेकर और 5.6 करोड़ वर्ष। 3.6 करोड़ वर्ष से लेकर और 5.7 लिख लीजिए, वो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, करोड़ वर्ष ये समय है। तो इसकी दृष्टि से अगर हम कहें तो महान हिमालय जो है इन
तीनों क्रम में ये 3 हिमालय ऊंचाई के आधार पर है, तो सबसे पुराना है। तो इसकी कुछ पॉइंट्स लिखते हुए चलते हैं। पहले यह है हिमालय की, यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो अगर हम मैप पे देखना चाहें तो किस तरीके से देखिए, यहां पर पहले मैं यही बना देता हूं, ये नदी है हमारी सिंधु नदी। इसके बाद जो ये पर्वत शुरू होंगे, यह है हमारे हिमालय पर्वत। ये हिमालय है जो इस तरीके से, और फिर नेपाल में चले जाएंगे और यहाँ हमारे सिक्किम राज्य में, और फिर हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ये सिंधु नदी जो है, ये इसकी सीमा निर्धारित कर रही है सबसे उत्तर। तो इसके तो सबसे उत्तर में स्थित हो गए महान हिमालय। इसके बाद हो गया अगला पॉइंट, यहां पर संसार की सबसे ऊंची चोटियां, संसार की सबसे ऊंची चोटियां, ऊंची चोटियां स्थित हैं। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक तो आया हुआ है, वह है कि इनको आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए और इनको हम इस रूप में बताइए कि कौन सी भारत में और कौन सी नेपाल में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियों में सीक्वेंस से करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे ऊंची चोटियों में, तो माउंट एवरेस्ट। इसके कई क्वेश्चन है एग्जामों के अंदर, किस रूप में। पहला तो माउंट एवरेस्ट जो है, इसको शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके नामकरण को लेकर हम पॉइंट पढ़ते हैं, क्या क्या इसके नामकरण है। तो प्रारंभ में इसको किस नाम से खोजा गया, जब इसको नाम दिया गया तो इसको कहते थे पीक, जिसे हिंदी में कहते हैं चोटी, और इसे नाम दिया गया 15। ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो इसकी जो खोज है वो 1841 में इसको खोजा गया, और फिर इसकी जो ऊंचाई है कि ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी खोज का श्रेय जाता है राधानाथ सिकदर को। तो 1852 में एक भारतीय गणितज्ञ थे जो ब्रिटिश सरकार के कार्यालय में नौकरीरत थे, उन्होंने इसको ऊंचाई का आकलन किया, राधानाथ सिकदर। अब आप इनके बारे में कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि किसी भारतीय व्यक्ति को प्रतिभाशाली दिखाकर उसका नाम लिया जाए, इसीलिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम गायब है। राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का गणितक आधार पर ऊंचाई का आकलन किया। आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब इस पर चढ़ने में सफलता जो प्राप्त करी थी वो तो 1953 में करी थी, लेकिन उनसे 100 साल पहले ही उसकी ऊंचाई का आकलन मैथमेटिकली राधानाथ सिकदर ने कर दिया था। फिर इसका 1865 में
इसका नामकरण किया गया में माउंट एवरेस्ट इसका नाम रखा गया। वह रखा गया कि जो भारत के सर्वेयर जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके निर्देशन में यह पर्वत शिखर की खोज की गई थी, उन्हें सम्मानित करने के लिए इसका नाम एवरेस्ट रखा गया, माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब इसके अलावा क्योंकि ये जो शिखर है, ये शिखर नेपाल और चीन की सीमा के पास नेपाल में है, तो इसका नेपाली नाम क्या है और इसका तिब्बती नाम, क्योंकि चीन की जब हम बात करते हैं तो ये हिस्सा तिब्बती है, तिब्बत का है, तो इसको किन नामों से जाना जाता है वह भी देख लेते हैं। तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा, सागर माथा। इसका अर्थ होता है आकाश की देवी, तो इसका अर्थ हो गया आकाश की देवी। कोई भी जो पर्वतारोही यहाँ जाएगा तो कुछ संस्कार आयोजन किए जाते हैं ताकि जब वो पैर रखे इस विशाल पर्वत पर माउंट एवरेस्ट जाने के लिए तो उसको वो सम्मान दे सके। और तिब्बत नाम जो था, इसका नाम था चोमी लुंगमा, चोमी लुंगमा, जिसका अर्थ है पहाड़ों की देवी, पहाड़ों की देवी। ये हो गया हमारा इसके बारे में। और इसकी ऊंचाई के बारे में तो अधिकांश तथ्य सबको क्लियर होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। तो ऊंचाई जो है वह कितनी है, 8848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अब इससे जुड़ा हुआ, ऊंचाई से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आया वह देख लेते हैं क्या है। ऊंचाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये आया कि इसकी ऊंचाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, उसका कारण पूछा गया, तो मैं यहां पर बता देता हूं। फिर हम ये पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ये सवाल करते हैं अपने आप से, बढ़ रही है, ये क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे हाँ, प्रतिवर्ष 4 मिलीमीटर की दर से। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कारण क्या है, तो इसके 2 कारण हैं। कारण पहला, इसका निर्माण हुआ था जब भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। इस टक्कर के बाद भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, और धंसने के बाद वह लगातार उस पर ऊपर की तरफ दबाव बना रही है, क्योंकि दोनों की क्या स्थिति है, दोनों की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि जो हिमालय की भारत की प्लेट है वो इसके नीचे चली गई, तो नीचे जाने पर ये, क्योंकि घनत्व दोनों का सेम था तो नीचे नहीं धसी, तो अंततः क्या ये ऐसे है, तो इसलिए ये रिबाउंड कर रही है, जिसको हम पढ़ेंगे भी कि उसे कहते हैं भू संतुलन उत्थान, जिसे कहते हैं आइसोस्टैटिक रिबाउंड। तो कारण क्या है, पहला, दोनों प्लेटों में हमारे 2 नाम आ गए, एक तो भारतीय और यूरेशियन की टक्कर के बाद हिमालय और माउंट एवरेस्ट। देखिए, ऐसा माना जाता है हिमालय ने अभी केवल 60% की ऊंचाई ही प्राप्त करी है, अभी इसको 100% की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अभी ये प्रक्रिया लगातार जारी है, इसीलिए इसको युवा पर्वत कहते हैं। और हिमालय और माउंट एवरेस्ट
ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। एक तो यह हो गया। दूसरा कारण क्या है इससे जुड़ा हुआ? दूसरा कारण है जिसे कहते हैं आइसोस्टैटिक रिबाउंड। आइसोस्टैटिक रिबाउंड, जिसको कहते हैं भू संतुलन उत्थान। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? यह है कि देखिए कि जो पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है जिसको कहते हैं पपड़ी या भूपरपटी, किस तरीके से यह समझिए। जैसे हमारी पृथ्वी का मैंने एक हिस्सा जो है वह काट लिया और ये हिस्सा जो है ऊपर का, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है जिसको पपड़ी कहते हैं। और ये नीचे के हिस्से में जहां पर ये, जिसके ऊपर ये स्थित है, उस हिस्से को कहते हैं वह एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर ये पपड़ी टिकी हुई है, यह नरम अर्ध द्रव्य, यानी कि पूरी तरह ना तो ये ठोस है और ना द्रव, अर्धद्रव्य। तो यह इसके ऊपर जो है संतुलन बनाती है। तो जो गुरुत्वीय संतुलन है, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसकी जो नींव है वो गहराई तक स्थापित की जाती है ताकि वो संतुलन बना रहे। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी के ऊपर की संरचनाएं हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय, वह वह गुरुत्वीय संतुलन बनाती है इस नीचे की में स्थित नरम और अर्धद्रव्य, जिसे कहते हैं मैग्मा, जिसे कहा जाता है, और परत का नाम है उसका एस्थेनोस्फेयर। तो इसके ऊपर वह संतुलन की स्थिति में रहती है। और क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर जो नदियां हैं और जो पर्यावरण का परिवर्तन है उसकी वजह से चट्टानें लगातार कटती हैं और बर्फ पिघलती है। जब चट्टानें कटती हैं और बर्फ पिघलती है तो उसका भार कम होता है, जिसकी वजह से वह ऊपर की तरफ उठती है। जिस तरीके से किसी नाव में जब माल भरा होता है और माल को निकाल दिया जाए तो वह नाव क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठेगी। इसी को कहते हैं भू संतुलन उत्थान। तो प्राकृतिक कारणों से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से हिमालय ऊपर की तरफ उठ रहा है। यह हो गया हमारा इससे जुड़े हुए पॉइंट। इसके अलावा जो अन्य जो चोटियां हैं वह कौन कौन सी हैं, और उस तक जाएं तो यह भी ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त करी थी। तो 29 मई 1953 को दो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे, जिनका नाम है एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और उनका जो कुली था जिसको शेरपा कहते हैं, और शेरपा तेनसिंह, इन्होंने इस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी। तो ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी, और ये नेपाल में, ये पॉइंट हो गया। इसीलिए हर प्रतिवर्ष जो है वह 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन और हैं, एसएससी के जुड़े हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है और 2 बार क्वेश्चन आए हैं। वो क्या है, जब हिमालय की जब हम चढ़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं वह क्या है कि एक तो शब्द आता है जिसे कहते हैं डेथ जोन। डेथ जोन, ये क्वेश्चन आया एसएससी में। डेथ जोन क्या होता है? और सवाल ये था कि डेथ जोन कहां पर स्थित है। तो 8000 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है उसी को हम कहते हैं डेथ जोन, यानी कि डेथ जोन की सीमा शुरू होती है 8000 मीटर से। 8000 मीटर वह होता है जहां पर ऑक्सीजन को ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है
और मानव शरीर जो है जीवित नहीं रह सकता। इसी को कहते हैं डेथ जोन। और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? देखो, ऑक्सीजन तो रहती है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर है, वहां भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का एक गुण होता है कि ऑक्सीजन जो है उच्च दाब में, हाई प्रेशर में तो हमारे ब्लड में घुलता है और हीमोग्लोबिन उसको लेता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वायुमंडल का दाब घटता है, क्योंकि वायुमंडल की ऊपर जाने पर वायुमंडल की परतें घटती हैं, जिसकी वजह से दबाव भी कम होता है। इसलिए ऑक्सीजन का अवशोषण कम हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो जाती है। तो 8,000 मीटर क्या है? तो हम क्या परिभाषा करेंगे? 8,000 मीटर की ऊंचाई और 8,000 मीटर की ऊंचाई और उससे ऊपर हो गया तो हम कहेंगे ये डेथ जोन कहलाता है। कारण क्या है? कारण ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण बहुत कम, अवशोषण बहुत कम हो जाता है, इसलिए मानव शरीर जो है वहां जीवित नहीं रह पाता। दूसरा पॉइंट आया, जब हम बार बार करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है जिसने कुछ दिन परीक्षण किया और सीधे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है, ये इसको कहते हैं एवरेस्ट बेस कैंप। अभी बताता हूं, एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप का मतलब ये होता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वहां पर ये 3 कैंप बने हुए हैं, जहां व्यक्ति जो है इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते टाइम, वो यहां तक, ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो यहां पर चढ़ाई जो होती है उसके लिए क्या है, ये 3 बेस कैंप बनाए हुए हैं। यानी कि यहां पर जो व्यक्ति को समस्या आती है, असुविधा होती है, तो वह इन बेस कैंप में रुक सकता है और यदि उसे लगे कि उसके लिए आगे बढ़ना कठिन है तो यहाँ से वापस आ सकता है। तो माउंट एवरेस्ट के 3 बेस कैंप हैं। तो ये बेस कैंप जो है, जैसे पहला वाला है, तो इसकी जो ऊंचाई है, मैं इसकी ऊंचाई लिख देता हूँ, यही एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो यह ऊंचाई जो है 5364 मीटर, ये कहलाता है पहला बेस कैंप। तो ईबी, एवरेस्ट बेस कैंप नंबर 1। फिर आता है एवरेस्ट बेस कैंप नंबर 2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5800 मीटर। इसके बाद आता है एवरेस्ट बेस कैंप नंबर 3, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6500 मीटर। इसके ऊपर जो है फिर माउंट एवरेस्ट पर ही व्यक्ति चला जाता है, जो पर्वतारोही है। तो अगर हम देखें इस माउंट एवरेस्ट पर जाना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की एक बच्ची है सिद्धि मिश्रा, जो मध्य प्रदेश से है। उसने 2.5 वर्ष की उम्र में यहाँ पर जाने में सफलता प्राप्त करी और वो सबसे युवा बच्ची हो गई, लड़की हो गई, जिसने यहाँ पर जाने में सफलता प्राप्त करी। तो इस रूप में ये नाम आता है कि भाई परीक्षण के लिए शुरुआत में जो पर्वतारोही है वो यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अपने शरीर में परिवर्तन को अनुभव करते हैं या दूसरे तक जाते हैं, और फिर इन प्रयासों के बाद फिर वो बाद में निश्चय करके यह चढ़ाई के काम को पूरा करते हैं। तो इसलिए एवरेस्ट बेस कैंप जो है वह भी एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है और 2 बार यह क्वेश्चन इसी रूप में पूछा गया। अब देखते हैं हिमालय की जो अन्य चोटियां हैं। तो मैं जो प्रमुख चोटियां हैं संसार की 10 सबसे बड़ी, उन्हीं को हम कर देते हैं। तो यहां हम करते हैं संसार की सर्वोच्च 10 चोटियां, 10 पर्वतीय चोटियां। तो इसमें पहला नाम जो आ रहा है वो तो हम जानते ही हैं। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊंचाई है तो हम जानते ही हैं 8 मीटर, और किस जगह पर है, नेपाल। और जो गॉडविन ऑस्टिन है ये किसकी चोटी है, काराकोरम, और ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम जो श्रेणी है ये उसी का हिस्सा है। तो इसकी मुख्य बात है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची या सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तीसरे नंबर पे फिर भारत में ही स्थित है। तीसरे नंबर पर है जिसे कहते हैं कंचनजंगा। ये असल में कुछ जगह पे ये भी लिखा होता है कि ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, और अधिकांश जगह पर लिखा होता है सिक्किम। तो हम इसी पॉइंट पे रहते हैं। और पहले मैं इसकी ऊपर वाले की ऊंचाई कर दूं। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर है, और जो K2 है वो 8611 मीटर है। यहां पर मैं इस तरीके से दिखा जी। फिर हो गया हमारा कंचनजंगा। इसमें हम सिक्किम की बात करेंगे, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और इसकी 8586 मीटर है। चौथे नंबर पे जो है वो है लोहोत्से। लोहोत्से ये ऊंचाई के बाद नहीं करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन इस रूप में आएगा नेपाल में। तो अब जितनी भी चोटियां हैं उनमें अधिकांश नेपाल में ही मिलेगी। तो चौथे नंबर पर लोत्से, पांचवें नंबर पे मकालू, ये भी नेपाल में। छठे नंबर पे चोयू, चोयू ये भी नेपाल में। सातवें नंबर पर धौलागिरी, यहां भी नेपाल। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आठवें नंबर पर मनासलू, नवे नंबर पे नंगा पर्वत, और 10वें नंबर पर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इस रूप में, और ये सारी की सारी जो है नेपाल में। यहां भी नेपाल, यहां भी नेपाल, और सॉरी नंगा पर्वत नहीं, नंगा पर्वत को तो हमने पढ़ा था कि ये स्थित है हमारे, नंगा पर्वत जो है ये है लद्दाख। असल में सही मायने में माने तो, सही मायने में तो आज ये पाकिस्तान के गिलगिट में है, लेकिन उसको क्योंकि आधिकारिक तौर पर भारत अपना हिस्सा मानता है इसीलिए मैंने भारत लिख दिया, नहीं तो गिलगिट पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरीके से ये संसार की सबसे ऊंची चोटियां, क्रम याद रखना है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि यदि हम इसको वर्गीकरण करना शुरू करें तो हम ये कर सकते हैं कि ये भारत की अगर हम बात करें तो भारत की संदर्भ में दो सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, तो हम कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा है, और भारत के संदर्भ में ही जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है, वह जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं नंदा देवी। नंदा देवी यह जो है यह है उत्तराखंड में, ध्यान रखना है उत्तराखंड में, और जिला पड़ता है चमोली, और इसकी स्थिति भी देखनी है आपको। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह कितनी है, 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो चौथे नंबर की है वह कहलाती है कामेत पर्वत, ये कामेत है। इसके बारे में भी आपको उसी तरीके से याद करना है
कि इसकी स्थिति भी वही है जो नंदा देवी की है, यानी कि उत्तराखंड के और चमोली जिले में। तो मैं फिर दोहरा देता हूं, क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको? यह ध्यान रखना है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको सही क्रम में आप बताइए कौन कौन सी है। और किसी कारणवश जो है ये सवाल सबसे ज्यादा जो आता है वो कामेत पर्वत और नंदा देवी के बारे में आता है। तो मैं आपको इनको एक साथ ही रख देता हूं और यहां पर, ताकि एक जगह आपको पता रहे। ये पॉइंट है हमारा, यहां हमने ये किया है और ऊपर हम लिख देते हैं भारत की सर्वोच्च चोटियां। इसको हम ऐसे कंटिन्यू करें, इसकी आवश्यकता नहीं हमें, इसे छोड़ देते हैं और साथ ही इनको भी हम अलग तरीके से लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, ये 4 चोटियां जो हैं भारत की सर्वोच्च शिखर है। इनमें दोनों की दोनों जो हैं ये है जास्कर पर्वत पर, जास्कर श्रेणी, ये जास्कर पे है। और ऊपर की तरफ जो है ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और एक जो है ये है हमारे महान हिमालय का हिस्सा। अब दूसरा सवाल जो है, तरीका पैटर्न क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पैटर्न ये है कि जो नेपाल के अंदर ये पर्वत शिखर हैं इनको सही क्रम से लगाइए। ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर और ये फिर यूपीएससी का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 लिख देता हूँ। यानी कि जहाँ सिक्किम है ये हिस्सा जो है ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास हमारा राज्य है। तो यहाँ पर अगर हम करना शुरू करें तो गुरला, मंदता, दूसरे नंबर पर धोला गिरी, तीसरे नंबर पे गौरी शंकर, गौरी शंकर, इसके बाद चो यू, चो यू, इसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, छठे नंबर पर लोत्से, लाहौर से। फिर यहाँ 7वां नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, 7वें नंबर पे मकालू और यहाँ 8वें नंबर पे मैं डाल देता हूँ कंचनजंगा। कंचनजंगा इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए सबसे पूर्व में निम्न में से कौन सी चोटी स्थित होगी। ये यूपीएससी में आ चुका है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट किए, महान हिमालय से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद आता है मध्य हिमालय, अगला जो हमारा हिस्सा है वह कहते हैं दूसरा मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि मध्य हिमालय जो है इसको स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके स्थानीय नाम क्या क्या है वह देखते हैं। स्थानीय नाम तो पहला तो देख कौन से रिकॉर्ड बने हैं। रिकॉर्ड में एक तो बना है पहला, तो देखिए कि एक पुल बना है जिसको कहते हैं चिनाब रेल पुल, चिनाब रेल पुल। ये चिनाब रेल पुल जो है इसकी ऊंचाई कितनी है तल से? तो इसकी ऊंचाई जो है वह है 359 मीटर। इस वजह से यह संसार का यह
संसार का सबसे ऊंचा रेल पुल है। रेल पुल। और ये किस नदी पर बना है? तो नदी नीचे जो बह रही है, जिससे इसकी ऊंचाई हम आकलन कर रहे हैं, नदी है चिनाब। और ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है रियासी। रियासी जो स्थान है ये पड़ता है हमारे जम्मू संभाग में। तो जम्मू संभाग में स्थित है ये। एक तो ये हो गया। तो ये, और श्रेणी कौन सी है जिस पर ये बना है? ऑफ कोर्स पीर पंजाल। पीर पंजाल। एक तो ये रेलवे का। दूसरा है, एक और है, दूसरा कहलाता है अंजी खड़ पुल। अंजी अंजी खड़ पुल। ये जो अंजी खड़ पुल है, इसकी भी ऊंचाई कम नहीं है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। इसकी ऊंचाई जो है 331 मीटर है। और ये जो अंजी नाम है, यह अंजी चिनाब की सहायक नदी है। अंजी चिनाब की सहायक नदी है। तो ये रिकॉर्ड भी इसी पे बना है। और ये भी रियासी में है स्थान। रियासी, ये रियासी को कटरा से जोड़ती है। रियासी मतलब जम्मू। तो ये रिकॉर्ड भी ये वाला। तो एक तो ये रिकॉर्ड हो गया। एक ऊपर की तरफ था चिनाब नदी पुल, रेलवे पुल, अंजी खड़ पुल। इसके अलावा और कौन कौन से रिकॉर्ड बन रहे हैं यहाँ पर? तो तीसरे नंबर पर है ये T50 रेल सुरंग। ये जो T50 रेल सुरंग है, असल में ये क्या है? ये इसकी लंबाई जो है, लंबाई वह है 12.77 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी, वो भी इसी में, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। रेल सुरंग। और इसके बारे में दूसरी पॉइंट क्या हो सकती है? किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये यहाँ पर संगलदान को और बनिहाल से जोड़ेगी, ऊपर वाली। असल में एक रेल परियोजना चल रही है USBRL, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये सारी परियोजनाएं रेलवे की उसी के अंतर्गत है कि 12 महीने परिवहन योग्य मार्ग से कश्मीर को जोड़ा जा सके। ये रेल की परियोजनाएं सारे उसी रेल की सारे ये परियोजनाएं उसी का हिस्सा है। चौथे नंबर पे है चेनानी, सॉरी, एक और हमारी वो है जिसको कहा जाता है, नाम है उसका पीर पंजाल। पीर पंजाल रेल सुरंग। ये पहले सबसे लंबी रेल सुरंग थी, अब ये दूसरी जो है दूसरे नंबर पर लंबी सुरंग होगी है। ये बनिहाल को और बारामूला के साथ जोड़ेगी, काजीकुंड के साथ। देखो यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम समझ सको। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये तो यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पर हो गया ये
ये बनिहाल, बनिहाल, ऊपर हो गया काजीगुंड, काजीगुंड, और यहां पर हो गया नीचे की तरफ जम्मू। तो ये जो पीर पंजाल सुरंग है ये बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ेगी और ऊपर जाकर फिर पड़ जाएगा यहाँ पर श्रीनगर। ठीक है, इस क्रम में चल रहे हैं। तो जम्मू तक ऑलरेडी रेल जाती है। जम्मू के बाद फिर जो पहला पड़ रहा है वो संगलदान, संगलदान से बनिहाल तक जो T50 रेल सुरंग है, बनिहाल से काजीगुंड तक ये पीर पंजाल रेल सुरंग है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और लिख दूं, यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है इसको संगलदान। तो संगलदान से बनिहाल तक, संगलदान से बनिहाल तक ये कहलाती है T50, यानी कि शुरुआत में ये वाला हिस्सा ये, और उसके बाद ये काजीगुंड से लेकर और बनिहाल तक, बनिहाल से काजीगुंड, काजीगुंड ये वाली कहलाती है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेल सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो 11.2 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई हो गई वह कितनी हो गई 12.77 किलोमीटर। तो इस दृष्टि से ये जो है सबसे लंबी रेल सुरंग होगी भारत की। वापस देखते हैं क्या पॉइंट है। ये हो गया। इसके अलावा जो सड़क परिवहन के मामले में भी, ये तो रेल के हो गए, और सड़क जो सुरंग है ये भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड बन रहा है। क्या है कि हमारे यहाँ एक सुरंग है उसी में जम्मू में, श्यामा सुरंग, जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। इसको चेनानी, पहले इसको नाम दिया था चेनानी नासरी रेल सुरंग, चेनानी नासरी रेल सुरंग जो है इसका नाम था। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, लंबी सड़क सुरंग। इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी हो गई, तो इसकी लंबाई है 10.28 किलोमीटर, 10 नहीं 9, सॉरी, इसको ठीक कर देते हैं, 9.28 किलोमीटर। ये इसके बारे में रिकॉर्ड ध्यान रखना है। इससे पहले जो है जवाहर सुरंग थी, वो भी पीर पंजाल पर्वत को काटकर, और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उसका कि भाई पीर पंजाल सुरंग को, जवाहर सुरंग कौन सी पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है। यहाँ चूंकि हम पढ़ रहे हैं केवल पीर पंजाल के बारे में, तो इसलिए मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ध्यान रखिए। फिर ये वाली होगी हमारी सड़क सुरंग। फिर एक और है अटल सुरंग। तो दो सुरंगें भी इंपॉर्टेंट है। अटल सुरंग, ये जो सुरंग है यह संसार की, और स्थान पहले पढ़ लेते हैं, संसार की रिकॉर्ड है इसमें भी, स्थान है हिमाचल प्रदेश और जगह है रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रा उसके पास स्थित है, और यह 10,000 फुट पर स्थित संसार की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, संसार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे
राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है। ये भी ध्यान रखना। और श्रेणी हमने कह ही दिया। श्रेणी आपको एक याद रखनी है, जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम टॉपिक, वो पढ़ रहे हैं पीर पंजाल। अगला जो बिंदु है हमारा, उसको देखते हैं। अगला आ गया हमारा पीर पंजाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया कि पीर पंजाल के अंदर की तहों में हमें मिलते हैं महत्वपूर्ण मखमली घास के मैदान। मखमली घास के मैदान, इनको कहते हैं इंग्लिश मैदान, इन्हें कहते हैं इंग्लिश के अंदर एल्पाइन मीडोज। एल्पाइन मीडोज। तो जो खूबसूरती है, जब हम देखते हैं कश्मीर की, जैसे पहलगाम की जो घटना हुई उस दौरान भी वो दिखाया गया, तो वो सारा क्षेत्र जो है, तो इस तरीके के घास के ढका हुआ लहरदार संरचना है, उसी को हम कहते हैं अल्पाइन घास के मैदान। तो होता यह है कि जहां पर हिमालय में जो वृक्ष रेखा है, जब वो समाप्त होती है तो उसके ऊपर मखमली घास के मैदान मिलते हैं। ये इसको इस तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ कि जैसे ये श्रेणी है हमारी, तो यहाँ पर जो है ये वृक्ष रेखा यहाँ तक है, मान लीजिए ये वृक्ष रेखा है, इसके ऊपर वृक्ष जो है वो नहीं मिलेंगे, तो उसके ऊपर जो है वह मिलते हैं ये वाले घास के मैदान, जिसको हम कह रहे हैं मखमली घास के मैदान। तो इनके बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। वो ये है कि इनको स्थानीय तौर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहले इनकी परिभाषा लिख देता हूं। हिमालय, हिमालय की वृक्ष रेखा के ऊपर शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब है जैसे हम पढ़ते हैं कि 35 डिग्री से 55 डिग्री तक के जो क्षेत्र है अक्षांशीय, उनको शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि जहां ठंड ज्यादा है और जहां वृक्ष नहीं पनप रहे। शीतोष्ण मखमली मखमली घास के मैदान मिलते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर, इन्हें स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे 3 जगह पर, कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर में, एक पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, और एक पढ़ेंगे उत्तराखंड के अंदर। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, पहला जम्मू कश्मीर में इन्हें कहते हैं मर्ग। जैसे गुलमर्ग, एग्जाम्पल गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग जो है ये, इसे भारत में उपनाम है, इसका उपनाम क्या है? उपनाम है भारत में शीतकालीन खेलों की राजधानी। भारत में शीतकालीन खेलों की राजधानी, खेलों की राजधानी। ठीक है, बस इसका तो यही पॉइंट ध्यान रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इनको कहते हैं थच। एग्जाम्पल
रोला थच, एग्जाम्पल रोला थच। ये मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जहां पर है मनाली के पास, वहां पर मिलता है। और तीसरा जो है वो हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इन्हें कहते हैं बुग्याल, बुग्याल। इन बुग्यालों में कुछ के नाम तो आप जानते हो, जैसे फूलों की घाटी। एग्जाम्पल क्या क्या ले लें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे ओली, ओली बुग्याल। ओली बुग्याल तो आप ये जानिए, भारत में जब पहले दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ था तो उनका आयोजन ओली उत्तराखंड में ही हुआ था। इसके अलावा चोपता बुग्याल, इसे कहते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। चोपता बुग्याल इसे कहते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। फिर है फूलों की घाटी, उसे भी देख लीजिए, फूलों की घाटी। यह हो गए हमारे प्रमुख इनके बारे में। और इसको धरती का स्वर्ग भी कहते हैं बुग्याल को। इनको प्राकृतिक उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है। तो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर से ज्यादा नहीं तो जम्मू कश्मीर के बराबर ही पर्यटन स्थल जो है उत्तराखंड में भी स्थित है, जिसमें ये सारे बुग्याल हैं। और यहाँ पर ऐसी आतंकी घटनाओं का खतरा भी नहीं है। तो अगर भारत सरकार और राज्य सरकार इन क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करती है तो जाहिर बात है भारत में और विदेशी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हमारे मध्य जो हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल, उसमें एक और चीज है, और ये 2 बार एग्जाम के अंदर, एक बार एसएससी में एक बार यूपीएससी में पूछा, और इन्हें कहते हैं करेवा। तो यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं हम, करेवा। अब करेवा क्या है, ये क्वेश्चन ही ये आता है। तो करेवा जो है असल में ये जलोढ़ तलछट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम अपने इसकी बात करें हिमालय की, तो ये हिमालय का ये हिस्सा जो है ये तो हो गया लघु हिमालय, और ये हिस्सा है महान हिमालय। तो जो लघु हिमालय है उसकी तहों में, लघु हिमालय इसकी तह में जो है वो हमें मिलते हैं कुछ ऐसे हिस्से जो तलछट से भरे हुए हैं। असल में क्या हुआ कि ये जो कश्मीर घाटी है यहाँ एक बड़ी झील थी, और जब भूगर्भिक परिवर्तन आए, पर्वतों का निर्माण हुआ, तो इस झील के जो अवसाद हैं वह मुड़ गए, संकुचित हो गए, और उन्होंने एक मिट्टी के ढेर का रूप लिया जिसे करेवा कहते हैं। तो करेवा क्या है, असल में यह उपजाऊ जलोढ़ तलछट हैं जिनका निर्माण गाद, रेत, लोयस आदि के कणों के मिलने से हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले तो ये क्या है, क्या है, यहां पर लिखते हैं यह जलोढ़ उपजाऊ तलछट हैं, तलछट हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी का ढेर है। अब ये किस आकृति के हैं, इसके लिए आपको एक व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए जिनकी संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, बीरबल साहनी। बीरबल साहनी को कहते हैं भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक। तो उन्होंने 1936 में से परिभाषित किया। उससे पहले देखते हैं इसका नामकरण किसने किया। नामकरण, तो आपको आश्चर्य होगा कि इसका नामकरण किया था गॉडविन ऑस्टिन ने, जिसके नाम से भारत की सबसे ऊंची चोटी और संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। तो नामकरण गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में किया, ने 1859 में किया। तो इसको पहली बार इस नाम से गॉडविन ऑस्टिन ने किया। और जो बीरबल साहनी है उन्होंने इसके बारे में ये बताया, वो उसकी आकृति को एक्सप्लेन करेगा और लगे हाथ हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। बीरबल साहनी कौन है,
यह भारत में पूरा वनस्पति पैलियोबोटनी कहते हैं, यानी जीवाश्म आदि का अध्ययन, पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, के जनक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे परिभाषित किया कि यह क्या 1936 में उन्होंने बताया कि क्या है, इसको देखकर करे होगा, यह कमोबेश समतल सीढ़ीदार भूमि या पठार है। समतल, यहां पर देखते हैं, समतल सीढ़ीदार भूमि या पठार है जो कश्मीर घाटी में झेलम नदी के बाएं तट पर मिलते हैं, झेलम नदी के बाएं तट पर। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, तो इसी कारण से पोषक तत्वों की भरमार होने के कारण कश्मीर के अंदर जो हम फलों के उत्पादन की बात करते हैं, सेब और केसर जैसे हैं, तो उसके कारण है वहां पर करेवा तलछट का उपस्थित होना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो हमने एक तो ये देखा कि ये जो पीर पंजाल है, ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। फिर हमने कहा कि इसके जो प्रसार है या इसकी जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश तक है। फिर हमने ये देखा कि ये एक प्रकार से दीवार की तरह है जो शेष भारत को कश्मीर घाटी से रोकती है। इसीलिए रेल परिवहन और सड़क परिवहन के जो रिकॉर्ड हैं, जिसमें पुल हैं और सुरंगें हैं, उनके मामले में कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसकी तहों में हमें मखमली घास के मैदान मिलते हैं, जिनको हिमाचल प्रदेश में थच कहते हैं, जिनको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं और जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और आखिरी किया हमने कि ये इसमें करेवा तलछट भी मिलते हैं, जिसके कारण कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर अच्छी किस्म की खेती होती है, खासतौर से केसर और सेब की खेती, जिसके लिए ये जो तलछट है करेवा बहुत उपयोगी एवं उपयुक्त है। अब करते हैं हम, इसके अंदर स्थित है, इसी से जुड़े हुए हैं घाटियां। तो इससे अब हम जो मध्य हिमालय है उसकी जो घाटियां हैं उनके बारे में देखते हैं। घाटियां या वैलीज, तो ये दो तरीके से दो एग्जामों में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में और एसएससी में, इसीलिए मैं इन घाटियों को करा रहा हूं। सबसे पहले तो कश्मीर घाटी। तो क्वेश्चन आता है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो हम लिखेंगे मध्य पीर पंजाल, मध्य हिमालय की पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच, और महान हिमालय इनके बीच। फिर दूसरी है, सेकंड नंबर की जो है, इसे कहते हैं कुल्लू घाटी। जैसे आप पढ़ते हो कुल्लू मनाली, तो कुल्लू घाटी जो है यह पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर। तीसरी है कांगड़ा घाटी, तीसरी कांगड़ा घाटी। तो ये भी ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश में, ये वाली भी हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। तो कांगड़ा घाटी जो है वो
स्थित है किसके बीच में? धौलाधर और शिवालिक के बीच में। जो सबसे दक्षिण की श्रेणी है वो शिवालिक कहलाती है उसके संदर्भ में। फिर चौथे नंबर पर है काठमांडू घाटी। ये जहां पर नेपाल की राजधानी स्थित है। तो ये ऑफ कोर्स नेपाल की बात कर रहे हैं। तो नेपाल, तो ये स्थित है महाभारत श्रेणी और महान हिमालय। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे प्रमुख जो घाटियां हैं। नदियों की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कौन सी नदी है जिसे कहते हैं कश्मीर घाटी की जीवन रेखा? झेलम नदी। ये दोनों कौन सी नदियां हैं जो इनकी जीवन रेखा कहलाएंगी या इनसे गुजरेंगी घाटियों से? ब्यास नदी। और यहाँ पर काठमांडू हो गया, इसके बारे में हमें इतनी आवश्यकता नहीं। अगला पॉइंट हो गया हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है शिवालिक। तो मध्य हिमालय के बारे में सारे पॉइंट हो गए। फिर अब करते हैं हम शिवालिक के बारे में। ये अगर हम देखें तो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हमने कहा ये वाली श्रेणी जो है जो हिमाचल प्रदेश तक जा रही है, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, इसे कह रहे हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल के जो दक्षिण में है यहाँ से शुरू हो जाती है धौलाधर, और उसके बाद सबसे नीचे की तरफ जो श्रेणी शुरू होगी यहाँ से, ये कहलाती है शिवालिक। इस तरीके से, ठीक है। तो ये शिवालिक कहलाती है। तो यदि हम कहें महान हिमालय ऊपर हो गया, लघु हिमालय 2 नंबर और तीसरा नंबर ये हो गया, तो हम सबसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में इसको देखते हैं। तो इसकी पहले में यह हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। लेकिन आयु के हिसाब से यह नवीनतम है, यानी इसका निर्माण जो है वह सबसे लेटेस्ट हुआ, नवीनतम। यह नवीनतम श्रेणी है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण जो है वह हुआ अत्यंत नूतन काल में। अत्यंत नूतन काल। ये अत्यंत नूतन काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर और 20 लाख वर्ष पूर्व का जो समय है, इसी को हम कहते हैं अत्यंत नूतन काल, या इसी को अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं प्लीस्टोसीन काल। इंग्लिश में प्लीस्टोसीन कहते हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड, ठीक है। और अन्य जो श्रेणियां हैं जैसे महान हिमालय, तुलना कर लें एक साथ। महान हिमालय कब बना था? महान हिमालय का जो समय था वह हमने पढ़ा था अधिनूतन काल। अधिनूतन काल, और इसका समय लगभग हमने पढ़ा था 5.5 करोड़ वर्ष लगभग का वो समय है। इसके बाद हमने पढ़ा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की जो निर्माण है वह किस समय पर हुआ? तो लघु हिमालय का जो निर्माण है वह हुआ था अल्प नूतन काल। और ये समय है 2.4 से लेकर और 3.7, 2.4 करोड़ वर्ष से लेकर 3.7 करोड़ वर्ष। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिनूतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इयोसीन पीरियड, इसके अंत से शुरू होकर और अल्प नूतन, जिसे मियोसीन पीरियड कहते हैं, उस काल तक। तो यदि हम देखें आयु की,
तो आयु की दृष्टि से जो नवीनतम है वह कौन से हैं? वह ये वाले हैं, यानी कि शिवालिक। उसके बाद नंबर किसका आता है? लघु हिमालय का। और सबसे पुराने कौन से? महान हिमालय। यह हमने पॉइंट किया। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ कि जो महान हिमालय है, जैसे यदि हम यहाँ देखें तो महान हिमालय जो थे, जब इनके ऊपर से नदियां बही, तो वो नदियां जो है उन्होंने लगातार क्या किया? इसमें तोड़ फोड़ करी, और ये सारा का सारा मलबा जो है नीचे इकट्ठा हो गया घाटियों में, उसकी तलहटी में। बाद में संकुचन हुआ, और उस संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है फिर ये श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं शिवालिक। तो निर्माण किससे हुआ? तो हम कहेंगे तल छटों के संकुचन। तलछट मतलब जो मलबा, किससे? नदियों के द्वारा पहाड़ों से मध्य हिमालय और महान हिमालय से लाया गया था वो तलछटों के संकुचन से। ये पॉइंट हो गया। अब देख लेते हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं दून घाटी। वो लास्ट पॉइंट होगा हमारा। तो शिवालिक के बारे में अगला पॉइंट है दून घाटी। तो दून घाटी जो है वह क्या है? यह एक लंबी संकरी समानांतर घाटी होती है जो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लें, तो यहां पर है हरिद्वार। तो जब हरिद्वार से शुरू होंगे हम उत्तर की तरफ जाना पहाड़ों पर, तो यहाँ हमें मिलते हैं शिवालिक। और जब शिवालिक खत्म होते हैं तो यहाँ पर मिलता है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की 2 राजधानियों में से एक राजधानी है। और यदि देहरादून से हम और चलें उत्तर की तरफ, तो हमें मिलती है एक हिल स्टेशन जिसका नाम है मसूरी। तो इसका मतलब है कि दून घाटी क्या हो गया? लंबी संकरी समानांतर घाटी, समांतर घाटी जो शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य और मध्य या लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सबसे बड़े दून का, देहरादून, पटली दून, पठानकोट, जम्मू, ये सारे के सारे दून कहलाते हैं। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है उसके सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया। अगर हम देखना चाहें तो ये था हमारा। तो आज हमने वर्गीकरण किया था, और वर्गीकरण में हमने ये देखा था कि 5 तरीके से हमने इसको वर्गीकृत किया था। फिर ऊंचाई के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको मैंने कंप्लीट कराया। आप लोगों ने समय निकालकर वीडियो देखा, लेक्चर सुना, धन्यवाद। और जैसे मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि जनवरी 2026 के अंदर किताब जो है नई वाली जो 10वां एडिशन है वो लॉन्च हो जाएगा, उसे जरूर देखिएगा और परचेज करना, ताकि ये सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वहाँ पर क्वेश्चनों के साथ ही मिलेंगे। धन्यवाद।